और इस मॉडल पेपर में मैंने वो प्रश्न सम्मिलित किए थे जो प्रश्न आपके पिछले साल बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, हेलो एवरीवन, दिस इज हितेश भैया और आज की इस वीडियो पर मैं आप सभी लोगों को क्लास 10 हिंदी का 2025 बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला एक महत्वपूर्ण पेपर बताने वाला हूं। ठीक है, देखिए इस पेपर में आप सभी लोगों को वो प्रश्न देखने को मिलेंगे जो 2020 के एग्ज़ाम में, 2021 के एग्ज़ाम में, 2022 के और 23 और 24 के परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, यानी इस पेपर में आपको वो प्रश्न मिलेंगे जो स्पेशली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे। ठीक है, वो प्रश्न मैंने इस मॉडल पेपर में शामिल किए हैं। ठीक है, तो कोई भी स्टूडेंट अगर इस पूरे मॉडल पेपर को एकदम अच्छे से पूरे वीडियो को देखता है और अच्छे से समझता है तो देखिए यहाँ पर वो प्रश्न हैं जो पिछले वर्ष में पूछे गए प्रश्न हैं और विद सॉल्यूशन आप सभी लोगों को ये पेपर यहाँ पर आपको समझाया जाएगा। ठीक है, तो हिंदी का ये पूरा मॉडल पेपर आपको बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि देखिए 2025 के एग्ज़ाम से पहले आपको इतनी अच्छी तैयारी कर लेनी है कि आपके प्रत्येक सब्जेक्ट में 70 में कम से कम 66, 67 या 68 या 69 नंबर तो आने ही चाहिए। ठीक है, तो इतनी अच्छे से आपको तैयारी कर लेनी है। तो चलिए अब हम आपको बताने वाले हिंदी के पेपर में क्या क्या पूछा जाता है और आपको क्या क्या तैयार करना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको कुछ बताता हूँ, जैसे कि जो चीज़ें आपको हिंदी के पेपर में ध्यान देनी है। जैसे कि ये पेपर जो आप लोगों को 70 नंबर का आता है, 3 घंटे 15 मिनट इसको समय करने को मिलता है, जिसमें 15 मिनट क्या होता है कि आप लोगों को पेपर को अच्छे से पढ़ना होता है और 3 घंटे के अंदर पेपर को करना होता है। ये तो हो गई इसकी बेसिक जानकारी जो लगभग सभी स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। ठीक है, कि पेपर कितने घंटे में करना है। ठीक है, और पेपर में बेसिक नॉलेज क्या है, तो वो जानकारी यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर बतानी है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर आपको जैसे कि बताते हैं, जैसे कुछ चीज़ें जो होती हैं निर्देश में दी रहती हैं। निर्देश में वो चीज़ें दी रहती हैं जिसको आपको पढ़ना होता है और थोड़ा बहुत इसको आपको करना भी होता है, इसके अनुसार आपको कार्य करना होता है। जैसे कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। ये जो प्रश्न पत्र है ये 2 खंड में विभाजित है, खंड आ और खंड बा। ठीक है, 2 खंडों में ये विभाजित है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है कि खंड आ में जितने भी प्रश्न हैं वो सभी के सभी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं और उनको आप लोगों को OMR सीट में आपको क्या करना है, बाल पॉइंट से गोला करके उसका जो आंसर है वो टिक लगाना है। ठीक है, और फिलहाल मेरे पास यहाँ पर OMR सीट नहीं है, वरना होती तो मैं आपको ज़रूर दिखाता। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका 4 नंबर की खंड आ के प्रत्येक प्रश्न को आपको करना है जो कि OMR पर ही करने हैं। ठीक है, और सभी प्रश्न के जो अंक हैं उसके जो अंक हैं वो प्रश्न के सम्मुख अंकित दिए रहते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पर कह रहा है। इसके बाद 5वां पॉइंट कह रहा है कि खंड बा जो है वो 50 अंक का पूछा जाएगा, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, सारे के सारे डिस्क्रिप्टिव प्रश्न होंगे, यानी बड़े वाले क्वेश्चन होंगे जिसको आपको गोला नहीं करना होगा, जिसको आपको अपनी कॉपी पर लिखना होगा, उसको कहते हैं वर्णनात्मक यानी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। 6 नंबर पॉइंट है कि प्रश्न की जो भी अंक है उसके सम्मुख अंकित हैं। और लास्ट पॉइंट है कि प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। तो ये पूरा प्रश्न पत्र आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसके फ्रंट पन्ने में क्या क्या दिया रहता है। तो चलिए अब हम आपको बताने वाले हैं इस हिंदी के पेपर में आपको कौन कौन से प्रश्न फाइनली तैयार करके जाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आप लोगों का जो खंड आता है, तो पहला खंड आप लोगों का क्या आता है, देखिए ध्यान से एकदम देखिए वीडियो को। तो पहला खंड आता है खंड आ, और इस खंड आ में आपको क्या करना है स्टूडेंट की जितने भी 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न है कैसे भी करके 20 में 20 आपको करके आने हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आप लोगों का जो बोर्ड एग्जाम में ज़रूर पूछा जा सकता है। ठीक है, प्रश्न है 2025 के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कोई एक विकल्प सही है, उसे आपको पहचान करके उसको टिक लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है, उसको पढ़ना है और आपको सही बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है कि चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का एक निबंध है, यानी चिंतामणि जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का एक निबंध है या फिर नहीं है, ये आपको बताना है। दूसरा है कि क्या भूलूं क्या याद करूं, ये कहानी विधा की रचना है, यानी ये जो आपकी रचना दे रखी है ये कहानी विधा की रचना है, आपको इसमें ये बताना है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन ये कह रहा है। चलिए तीसरा ऑप्शन देखते हैं कि रानी केत की कहानी की लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान हैं। इस ऑप्शन में ये बता रहा है कि जो रानी केत की कहानी है ये किसकी रचना है, सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है रानी केतकी की कहानी। ठीक है, चौथा ऑप्शन कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रख्यात कवि हैं। तो देखो इस 4 ऑप्शन में से आप लोगों का कोई एक ऑप्शन सही है। ठीक है,
और इस ऑप्शन में से आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ये वाला, यानी चिंतामणि जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का एक निबंध संग्रह है। तो इसको आप बिल्कुल सही लगा लेंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, और अगले का जो राइट ऑप्शन है आप हमें कमेंट करके बताओगे कि भूले बिसरे चित्र, भूले बिसरे चित्र पूरी एक रचना है और इसके रचनाकार कौन है? भगवत चरण वर्मा, यशपाल हैं कि मुंशी प्रेमचंद्र हैं कि जयशंकर प्रसाद है? बताइए, कमेंट करके बताइए कि भूले बिसरे चित्र के जो रचनाकार हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद। जिसका भी ऑप्शन आप लोगों को आता है उस ऑप्शन का आप लोग टिक लगाएंगे और कमेंट में उसका उत्तर ज़रूर देंगे, ठीक है। देखो ये प्रश्न वो प्रश्न है जो 2025 की पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये वो प्रश्न है जो 2025 के पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, तो इन प्रश्नों को आप ज़रूर तैयार करके नोट कर लीजिए, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कि ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, यानी जो ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, इसके रचनाकार हैं, तो इसके रचनाकार कौन हैं? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से कोई एक ऑप्शन सही है। तो ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, इसके जो राइट रचनाकार हैं वो आप लोगों के कौन है? रामधारी सिंह दिनकर इसके बिल्कुल सही ऑप्शन होंगे। तो ये ऑप्शन बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, यानी रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर बिल्कुल सही ऑप्शन होंगे ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से के, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न बात करते हैं 4 नंबर की, कि शुक्ल युग की जो समय सीमा है वो क्या है? शुक्ल युग की समय सीमा क्या है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है। शुक्ल युग की समय सीमा कब से कब तक है? बताइए। तो शुक्ल युग की समय सीमा कब से कब तक थी? तो 1919 से लगा कर के 1920 ईस्वी तक शुक्ल युग की समय सीमा थी। तो ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक लगा लो, क्योंकि ये 2025 बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, कि प्रसिद्ध आत्मकथा जो है क्या भूलूं क्या याद करूं, ठीक है। ये प्रसिद्ध एक आत्मकथा है, क्या भूलूं क्या याद करूं, इसके आपको लेखक बताने कौन है? हरिवंश राय बच्चन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है कि पांडे बेचन शर्मा उग्र हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं? बताइए, इन 4 ऑप्शन में से कौन ऑप्शन सही होगा? तो प्रसिद्ध जो आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं, ठीक है, इसके हरिवंश राय बच्चन बिल्कुल सही ऑप्शन होंगे, ठीक है। चलिए, तो ये 5 प्रश्न आपको बहुत अच्छे से एकदम नोट कर लेने हैं, और जिन लोगों को इसका राइट ऑप्शन पता था वो लोग कमेंट करके हमें बताएंगे कि हमको इस वाले का ऑप्शन पता था, इसका ये सही था। जो आपको कमेंट करना है जिस वक्त जिसका भी आपको आंसर आता है, ठीक है। हमारा 6 नंबर प्रश्न ये है कि परमाल रासो किस काल की रचना है, ठीक है। तो परमाल रासो किस काल की रचना है आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आदिकाल दे रखा है, भक्ति काल दे रखा है, रीतिकाल दे रखा है, आधुनिक काल दे रखा है, ठीक है। इसमें से एक राइट ऑप्शन इसका होगा वही सही है, ठीक है। तो परमाल रासो किसकी रचना है? तो परमाल रासो आपकी किसकी रचना है? तो आदिकाल की रचना है, ये बिल्कुल इसका सही ऑप्शन होगा, ठीक है। तो परमाल रासो किसकी रचना है? आदिकाल की रचना है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन माना जाता है? पृथ्वीराज रासो की पद्मावत माना जाता है, ठीक है। तो बताइए आपको ऑप्शन सही कौन सा लग रहा है इसमें से, ठीक है। तो हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य है, ठीक है, वो आप लोगों का कौन है आपको ये बताना है, ठीक है। तो बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम सही ऑप्शन है, पृथ्वीराज रासो, बिल्कुल सही लगा लो इस वाले ऑप्शन को, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है छायावादी युग। छायावादी युग के कवि कौन है? तो छायावादी युग के कवि कौन है आपको ये बताना है। तो तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इसके बिल्कुल सही ऑप्शन है। जिन लोगों ने इसको टिक लगाया है बिल्कुल सही ऑप्शन है उनका, यानी छायावादी युग के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की, कि तार सप्तक के संपादक हैं। तो तार सप्तक के संपादक कौन है? 9 नंबर प्रश्न का राइट ऑप्शन बताइए। तार सप्तक के जो संपादक हैं वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे जी हैं। तो इसका अज्ञे बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। इनका पूरा नाम क्या होता है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे, ये बिल्कुल इसका सही ऑप्शन है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की, कि छायावादी युग की रचना है। तो छायावादी युग की रचना कौन है? सारंगधर, प्रेम माधुरी की चित्राधार की उद्धव शतक? बताइए। 10वें प्रश्न का राइट ऑप्शन लगा लीजिए तीसरा, यानी चित्रधार। जो चित्रधार रचना है ये आपकी छायावादी युग की एक महत्वपूर्ण रचना है, ठीक है। इसको बिल्कुल सही ऑप्शन लगा लीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि रस के कितने अंग होते हैं। तो रस के आपको ये बताने 4 होते हैं अंग, कि 5 अंग होते हैं, कि 6 होते हैं, कि 7 अंग होते हैं। तो रस के कितने अंग होते हैं
इस प्रश्न का आंसर कमेंट करिए सभी लोग, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि रस के कितने अंग होते हैं, तो रस के 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 4 अंग, तो ये बिल्कुल इसका सही ऑप्शन है। चलिए अब 12 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि जहाँ उपमेय में, ये नहीं होगा, जहाँ उपमेय पर, उपमेय किसी उपमान से गुणधर्म के आधार पर समानता की जाए वहाँ अलंकार होता है। यानी कि जहाँ पर उपमेय की किसी उपमान से गुणधर्म के आधार पर समानता की जाए तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, आपको ये बताना है, ठीक है। चलिए ऑप्शन हम देखते हैं, फिर आपको बताते हैं इसका राइट ऑप्शन कौन होगा। चलिए तो इसके ऑप्शन देखिए, उपमा अलंकार दे रखा है, रूपक अलंकार दे रखा है, उत्प्रेक्षा दे रखा है, श्लेष दे रखा है, ठीक है। देखो जब भी कभी उपमा की, ठीक है, जब भी कभी उपमा की उपमान से की जाती है क्या, समानता, उपमान से की जाती है समानता, और किसके हिसाब से, गुणधर्म के हिसाब से, किसके हिसाब से, गुण धर्म के हिसाब से क्या की जाए, समानता की जाए, तो वहाँ पर हमेशा उपमा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार। यानी किसी उपमा की, ठीक है, यानी किसी उपमेय की उपमान से गुणधर्म के हिसाब से समानता की जाए तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है, ठीक है। 13 नंबर प्रश्न यानी अगला क्वेश्चन है कि दोहे का, यानी जो दोहा होता है उसका उल्टा क्या होता है, आपको ये बताना है, ठीक है। सोरठा होता है कि चौपाई होता है कि रोला होता है कि इनमें से कोई नहीं। तो दोहे का उल्टा क्या होता है? बहुत ही साधारण सा प्रश्न है कि दोहे का उल्टा क्या होता है। दोहे का उल्टा सोरठा होता है, ये बिल्कुल इसका सही ऑप्शन है, ठीक है। दोहे का उल्टा क्या होता है? तो दोहे का उल्टा सोरठा होता है। 14 नंबर प्रश्न है कि नवरत्न में कौन सा समास है, तो इसमें नवरत्न में आपको बताना है कौन सा समास है। देखिए 4 ऑप्शन आपके दे रखे हैं और आपको ये बताना है इसमें से सही ऑप्शन कौन है। कर्मधारय है कि द्विग समास है कि द्वंद्व है कि बहुव्रीहि समास है। तो नवरत्न, नवरत्नों का समूह यानी द्विग समास होगा यहाँ पर। जहाँ पर किसी भी समास का पहला शब्द संख्यावाची हो वहाँ पर द्विग समास होता है, तो ये बिल्कुल इसका सही ऑप्शन है, ठीक है। यानी जिस भी समास का पहला शब्द संख्यावाची होता है तो वह समास हमारा द्विग समास होता है, इस बात को आपको याद रखना है। 15 नंबर क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ तो 15 नंबर प्रश्न है कि पर्यावरण शब्द में, यानी जो पर्यावरण शब्द है इसमें प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। इसमें जो उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है वो कौन सा है। पर्यावरण यानी वे शब्द जो किसी शब्दों के आगे लग जाते हैं और एक नया शब्द बना लेते हैं। तो यदि अगर हम लोग वर्ण में, यदि हम लोग वर्ण में, इस प्रश्न को समझिए, यदि हम लोग वर्ण में पर्या लगा दें या वर्ण लगा दें या परी लगा दें कि प्रा लगा दें जिससे कि पर्यावरण हो जाए, तो सबसे पहली बात पहला ऑप्शन या तीसरा ऑप्शन, इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है, ठीक है। पर्याय वर्ण, तो मेरे हिसाब से जो ये राइट ऑप्शन है परी, परी धन आवरण, तो आता है पर्यावरण, पर्यावरण, ठीक है। तो ये बिल्कुल इसका सही ऑप्शन है तीसरा वाला। जब हम लोग परी को आवरण के साथ जोड़ते हैं तो हो जाता है पर्यावरण। क्या हो जाता है? पर्यावरण। तो ये बिल्कुल इसका सही ऑप्शन है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कह रहा है 16 नंबर प्रश्न जो आपका लिया गया वो संस्कृत से लिया गया। किससे? संस्कृत से। अब यहाँ से देखिए आपको ग्रामर के प्रश्न देखने को मिलेंगे और संस्कृत से भी प्रश्न देखने को मिलेंगे। हालांकि कुछ प्रश्न मैं आपको ग्रामर के भी बता चुका हूँ, ठीक है। तो 16 नंबर क्वेश्चन है कि युष्मासु, युष्मासु की विभक्ति एवं वचन बताना है कि युष्मासु में कौन सा विभक्ति और कौन सा वचन है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो 16 नंबर का राइट ऑप्शन कौन सा है बताइए। प्रथम द्विवचन, सप्तमी बहुवचन की षष्ठी बहुवचन की पंचमी बहुवचन। तो युष्मासु जो आप लोगों का है ये आपका सप्तमी बहुवचन है, ठीक है, सप्तमी बहुवचन, ठीक है। बाहर की जो नॉइस है उसको आपको इग्नोर करना है और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर आपको फोकस करना है, ठीक है। जितनी भी बाहर की नॉइस आ रही है उसको आपको इग्नोर करना है, ठीक है। तो युष्मासु की विभक्ति वचन कौन सी? सप्तमी और बहुवचन। तो ये बिल्कुल इसका सही ऑप्शन है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक वाक्य समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़ जाते हैं उसे कहते हैं। तो जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक वाक्य, ठीक है, 2 या 2 से अधिक वाक्य क्या होते हैं? समुच्चय बोधक से जुड़ जाते हैं। किससे? समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़ जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं, मिश्रित वाक्य कहते हैं, या फिर या नोटी यानी इनमें से कोई नहीं कहते हैं। बताइए इसका राइट ऑप्शन बताइए।
तो संयुक्त वाक्य कहते हैं, जिसमें दो या दो से अधिक समुच्चय बोधक आपस में जुड़ जाते हैं और नया शब्द बना लेते हैं, उसको कहते हैं संयुक्त वाक्य। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए कि मुझे चला नहीं जाता, इस वाक्य में किस प्रकार का वाच्य प्रयोग है बताइए। मुझसे चला नहीं जाता नहीं है, मुझे चला नहीं जाता, बताइए इसका राइट ऑप्शन बताइए। इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा कर्मणि, कर्मणि प्रयोग, कर्मणि प्रयोग कह सकते हो इसको, कर्मणि प्रयोग होगा, कर्मणि प्रयोग, ये इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है, कर्मणि प्रयोग, कर्मणि नहीं होगा, कर्मणि प्रयोग होगा। ठीक है, तो मुझे चला नहीं जाता इस वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयोग है? कर्मणि प्रयोग है। ठीक है, तो बिल्कुल सही ऑप्शन है ये वाला। चलिए अब हम बात करते हैं अगले दो बचे बहुविकल्पीय प्रश्नों की। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि बत्ती शब्द का तत्सम रूप होगा, यानी जो बत्ती होती है इसका आपको तत्सम बताना है, तद्भव दे रखा है। अगरबत्ती होगा, बतख होगा कि वर्तिका होगा कि हंस होगा, बताइए बत्ती शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? बत्ती शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? अगरबत्ती होगा? बिल्कुल नहीं। बतख होगा? बिल्कुल नहीं। वर्तिका होगा कि हंस होगा, बताइए इन दोनों में से कौन सा राइट ऑप्शन होगा? तो वर्तिका बिल्कुल इसका सही ऑप्शन है, इसको आप बिल्कुल टिक लगा लेंगे एकदम सही में। ठीक है, चलिए अब 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और लास्ट प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर तत्सम रूप पूछा गया था। ठीक है, आपको पता है कि ग्रामर के जो प्रश्न होते हैं उसमें तत्सम, तद्भव और पर्यायवाची में से कोई एक चीज़ पूछी जाती है। ठीक है, यानी या तो तत्सम आएगा, तत्सम तद्भव आएगा। ठीक है भाई, या तो तत्सम तद्भव आएगा या फिर पर्यायवाची आएगा, या फिर पर्यायवाची आएगा। तो यहाँ पर क्या पूछा गया? यहाँ पर आपसे पूछा गया तत्सम तद्भव, और जिसका राइट ऑप्शन है वर्तिका। 20 नंबर क्वेश्चन है कि जब क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे विकर्मक क्रिया कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं, सकर्मक कहते हैं कि क्रिया विशेषण कहते हैं? तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है अकर्मक क्रिया, बिल्कुल सही ऑप्शन है ये। यानी जब क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो इस तरीके से इस पूरे पेपर, मॉडल पेपर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ मैंने आपको बताए हैं, ये प्रश्न आपको जल्दी से एकदम तैयार कर लेने हैं, क्योंकि ये 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं वो प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में 50 नंबर के पूछे जाते हैं। वो प्रश्न है ये जो आपके परीक्षा में 50 नंबर के पूछे जाते हैं, और अगर आप इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से तैयार करते हो तो स्टूडेंट आप 70 में बड़े ही आसानी से 65 प्लस स्कोर कर सकते हो। 70 में 70 तो नहीं, लेकिन 70 में 69, 78, 67 इतने ला सकते हो। सॉरी 69 कह रहा हूँ, 59 ला सकते हो, 69 ला सकते हो, और 68 ला सकते हो, 67 ला सकते हो। ठीक है, इतने नंबर आप ला सकते हो 70 में, अगर आपने डिस्क्रिप्टिव प्रश्नों को बहुत अच्छे से समझा। देखो सबसे पहला जो प्रश्न आता है वर्णात्मक प्रश्नों में 6 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, और पूछा जाता है गद्यांश। क्या पूछा जाता है? तो पूछा जाता है आपकी परीक्षा में गद्यांश। गद्यांश आता है कितने नंबर का आता है? तो 6 नंबर का आता है। मैंने बताया 6 नंबर का आता है। 3 प्रश्न पूछे जाते हैं इससे से संबंधित, और 2-2 नंबर के तीनों प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं इस पूरे पैराग्राफ को, इस पूरे गद्यांश को, और आपको बताते हैं कि कैसे आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। देखो सबसे पहले तो ये तरीका होता है गद्यांश को सॉल्व करने का। तरीका नंबर 1 कि भैया आप लोगों को गद्यांश आना चाहिए, यानी ये जो गद्यांश है आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए। यदि ये गद्यांश आपको पढ़ा हुआ नहीं है, यदि ये गद्यांश आपको नहीं आता है, तो मैंने आप लोगों को अपने चैनल पर एक ऐसी ट्रिक बता रखी है जिससे कि आप कोई भी गद्यांश आपको नहीं आता है, पद्यांश आपको नहीं आता है, संस्कृत का गद्यांश, संस्कृत का पद्यांश आपको नहीं आता है, फिर भी उस गद्यांश पद्यांश को आप सॉल्व करके 6 में कम से कम 5 नंबर एग्जामिनर से ला सकते हो। ठीक है, 6 में 5 नंबर अगर आपको नहीं आता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको आता है तो आपको क्या करना है? आपको प्रयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के इस चैप्टर से लिया गया है, अतः इसके लेखक ये हैं, और बस आपको लिख देना है गद्यांश। फिर इसके बाद आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, यानी उतने शब्दों की आपको व्याख्या करनी है जितने में अंडरलाइन दे रखी है, यानी जितने में रेखांकित अंश है। जैसे कि यहाँ से लगा करके यहाँ तक पूरे में रेखांकित अंश है। ठीक है, पूरे में अंडरलाइन है। ठीक है, तो इतनी की ही केवल आपको व्याख्या करनी है।
ठीक है, 6 नंबर मिल जाएंगे। और एक प्रश्न और पूछा जाता है जो इसी गद्यांश से संबंधित होता है, तो चलिए उसकी बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि 3 प्रश्नों में एक ऐसा प्रश्न आता है जो कि गद्यांश से पूछा जाता है, और प्रश्न होगा 2 भी पूछे जा सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं और 1 भी आ सकता है। यहाँ पर 2 प्रश्न पूछे गए, यानी कि ये 1 नंबर का होगा और ये भी 1 नंबर का होगा। प्रश्न है कि मनुष्य ने अपनी धरोहरों को किस प्रकार संजो कर रखा है। अगर आपको गद्यांश आता है तो आप कर लोगे, लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो मैंने एक वीडियो अपने चैनल पर बना रखा है कि बिना पढ़े गद्यांश को सॉल्व कैसे करें। आपको वो वीडियो देख लेनी है। उस वीडियो का हो सकेगा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस वीडियो को आप जा करके देख लेना, ठीक है। अगर आपको गद्यांश पद्यांश नहीं आता है तभी जा करके आपको वो वीडियो देखना है, और तभी जा करके वो आपको ट्रिक भी लगाना है। यदि आपको गद्यांश पद्यांश आता है तो आप उस ट्रिक को नहीं लगाओगे और अपने अनुसार गद्यांश पद्यांश को सॉल्व करके आओगे, ठीक है। फिलहाल के लिए दूसरा प्रश्न है कि चट्टानों पर किस चीज़ की कहानी सरकती चली आ रही है, ठीक है। तो 1 नंबर यहाँ मिलेगा, 1 नंबर यहाँ मिलेगा। 2-2 नंबर के प्रश्न वो तो 2 + 2 + 2 यानी 6 नंबर का टोटल प्रश्न आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अथवा में एक और आपके परीक्षा में पूछा जाता है गद्यांश, तो आपको वो अच्छे से एकदम पढ़ लेना है। अब इस प्रश्न को आपको नोट कर लेना है, इस गद्यांश को नोट कर लेना है, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है और इससे पहले जो मैंने बताया था वो भी इम्पॉर्टेंट था, ठीक है। और इसमें भी वही प्रश्न पूछे जाते हैं। संदर्भ आता है, रेखांकित अंशों की व्याख्या आती है, और एक प्रश्न होगा जो गद्यांश से संबंधित पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद में आपकी परीक्षा में आता है पद्यांश, जो कि 6 नंबर का आता है, और इसको भी आपको देख लेना है। अब पद्यांश में होता बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज होती है वो हिंदी की नहीं होती है। पद्यांश को सॉल्व करते समय हो सकता हो आपको दिक्कत आए, क्योंकि जो पद्यांश होते हैं वो ब्रज भाषा में, ठीक है, खड़ी बोली में बहुत कम होते हैं। ब्रज मतलब अलग अलग भाषाओं में होते हैं। जैसे कि यहाँ पर ऊधो मन ना भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग और राधे ईश, ठीक है। इंद्री स्तिल भई केसो बिनु ज्यों दे बिनु शीस। अब देखो, ये जो आप लोगों का पद्यांश है ये किसी और भाषा में लिखा गया, हिंदी में नहीं लिखा गया है। तो हो सकेगा तो आप लोग इसका आंसर नहीं लिख पाओगे, इसकी व्याख्या नहीं कर पाओगे। इस वजह से मैंने एक ट्रिक बता रखा है अपने चैनल पर कि बिना पढ़े पद्यांश को कैसे सॉल्व करें। उस वीडियो का लिंक मैं हो सकेगा डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और गद्यांश वाले का भी ट्रिक वाला वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लो, और इस गद्यांश पद्यांश को इस पद्यांश को आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। 2025 में आपको ये प्रश्न ज़रूर देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको बताने वाला हूँ अगला प्रश्न। चलिए, अब अथवा में एक और पद्यांश पूछा जाता है, और जिसका जो आंसर आपको उसी तरीके से एकदम लिखना है जिस तरीके से आपने पहले वाले पद्यांश का आंसर लिखा था, ठीक है। फिलहाल देख लेते हैं यहाँ पर कि किलकती कान, ठीक है। और ये जो भाषा होती है ये आपकी हिंदी नहीं होती है, तो इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। यानी ये जो भाषा होती है हिंदी नहीं होती, ब्रज भाषा भी हो सकती है, ठीक है। और आपकी अलग अलग जो भी लेखक होते हैं, जो भी कवि होते हैं, अपने अनुसार जो भाषा का प्रयोग करते हैं उसी भाषा में ये पद्यांश को लिखते हैं, ठीक है। तो इसको आपको बहुत अच्छे से सबसे पहले पढ़ना है, ठीक है। पढ़ने के बाद में इसको आपको उसका जो आंसर है, जो भी प्रश्न आपके परीक्षा में आते हैं उनका आपको उत्तर देना है, ठीक है। 6 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे अगर आपने इस इम्पॉर्टेंट पद्यांश को अच्छे से पढ़ के गए, ठीक है। इसको आपको नोट कर लेना है, ये प्रश्न 2025 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको बताने वाला हूँ आगे संस्कृत के गद्यांश पद्यांश। चलिए, तो संस्कृत का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश आ चुका है आपके सामने, और इसको तुरंत तैयार कर लीजिए। इसमें देखिए ज़्यादा मैं आपको नहीं बताऊंगा, बस इतना बताऊंगा कि आपको क्या करना है कि जो भी संस्कृत के इम्पॉर्टेंट गद्यांश पद्यांश हैं उनको आपको नोट करते चलना है, और स्वयं से इनकी तैयारी क्वेश्चन बैंक या यूट्यूब से करनी है। वीडियो को देख देख कर इनकी व्याख्याओं को समझना है, ठीक है। इसका संदर्भ लिखना होता है और इसकी व्याख्या करनी होती है। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका गद्यांश है, ठीक है। अथवा में एक और इम्पॉर्टेंट है ये वाला भी, इसको भी आप नोट कर लो कि नागरिका बहुकाल यावत अचिन्यत परम प्रहेलिकाया उत्तरम धातु पत्थरम, ठीक है। ये भी आपका बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट संस्कृत का गद्यांश है, ठीक है। फिलहाल दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों ही अच्छे से नोट कर लेने हैं। चलिए, इसके बाद आपका संस्कृत में पूछा जाता है पद्यांश। अभी गद्यांश बताया और अब पद्यांश बताने वाले हैं, ठीक है। तो पद्यांश में सबसे पहला पद्यांश है आपका कि सर्वे भवन्तु सुखिनः और सर्वे सन्तु निरामया, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट आपका, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये पूरा पद्यांश नोट कर लेना है, और इसके बाद अगला जो पद्यांश है इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये दोनों ही पद्यांश आपके इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए
आपको आगे की चीज़ें बताते हैं, क्योंकि ये जो संस्कृत के गद्यांश पद्यांश हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम में जब आप इनको तैयार करोगे, इनकी व्याख्या तैयार करोगे, तभी ये आपके तैयार होंगे। ठीक है, आपको केवल जो इम्पोर्टेंट गद्यांश पद्यांश हैं वो तैयार करने हैं। ठीक है, चलिए अब हम आपको बताने वाले हैं आगे के प्रश्न। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न जो 7 नंबर का है और इसमें पूछा गया है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपका खंड काव्य पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? खंड काव्य। यानी आप लोगों को क्या करना है कि खंड काव्य आपको जो भी जिस भी जिले से आप बिलोंग करते हो उस जिले के हिसाब से आपको क्या करना है, अपना खंड काव्य का उत्तर देना है। ठीक है, जैसे कि पहला जो है मुक्तिक दूत का है, दूसरा है ज्योति जवाहर, तीसरा है मेवाड़ मुकुट, चौथा भी है मेवाड़ मुकुट। यानी भाई आप लोगों को क्या करना है, एक प्रश्न होगा जिसमें आपसे जिले से संबंधित 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये दोनों प्रश्न जो है कानपुर नगर के हैं। ठीक है, दोनों के दोनों प्रश्न कहाँ के हैं? कानपुर सिटी के हैं, यानी कानपुर नगर के हैं। और जितने भी स्टूडेंट कानपुर से बिलोंग करते होंगे उनको ये ज्योति जवाहर का आपके परीक्षा में लिख के आना है, कोई एक प्रश्न इसमें से। ठीक है, चलिए इसके बाद आप जिस भी सिटी से बिलोंग करते हो उस शहर के हिसाब से आपको तैयार करना है ज्योति जवाहर। और ये आपको पता चलेगा आपके स्कूल के टीचर से। आपको अपने स्कूल से टीचर से पूछ लेना है कि हमें कौन सा हिंदी का ज्योति जवाहर खंड काव्य तैयार करना है। ज्योति जवाहर तो कानपुर का है फिलहाल, इतना बात आपको अच्छे से समझ लेनी है। जितने भी कानपुर वाले स्टूडेंट हैं वो ज्योति जवाहर का तैयार करेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो भी अलग शहर से बिलोंग करते हैं वो अलग अलग तैयार करेंगे। ठीक है, अलीगढ़ हो गया। ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। और 6 नंबर में 2 प्रश्न आते हैं, एक ये प्रश्न और एक ये प्रश्न। तो पहला प्रश्न में आपको लेखक का जीवन परिचय लिखना है। किसका जीवन परिचय? लेखक का जीवन परिचय लिखना है। और दूसरे प्रश्न में आपको कवि का जीवन परिचय देना है। ठीक है, तो लेखक के जीवन परिचय में देखिए ये 3 इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट है, उसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है जयप्रकाश भारती का। ये आपको जीवन परिचय जरूर तैयार करके जाना है। ठीक है, और इसमें से आपको कोई 3 में से किसी एक का आंसर देना है। ठीक है, 3 फिर इधर पूछे गए हैं, 3 नहीं इधर 4 पूछे गए हैं कवि में। ठीक है, सूरदास, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा और रसखान। और इन 4 में से किसी एक का आपको सही जो है पूरा जीवन परिचय लिखना है। ठीक है, फिलहाल जीवन परिचय बहुत आसान होते हैं, बड़े ही जल्दी आप 5 मिनट में इसको याद कर सकते हो। और अपने चैनल पर मैंने बहुत अच्छी ट्रिक बता रखी है जीवन परिचय को याद करने की, तो जाइए आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हो सकता है मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 7 नंबर प्रश्न में पूछा गया अपनी पाठ्य पुस्तक से संबंधित कट संत कोई एक श्लोक लिखिए। 2 नंबर का प्रश्न आता है, हालांकि यहाँ पर लिखा नहीं है। अपनी गली मोहल्ले की साफ सफाई हेतु शहर के नगर निगम अधिकारी को आपको एक पत्र लिखना है। 3 नंबर का ये प्रश्न आता है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताने वाला हूँ आगे के प्रश्न। तो चलिए यहाँ पर अथवा में देखिए एक और पत्र आता है, 2 आते हैं, कोई एक करना होता है। तो अथवा में एक और पत्र है कि अपने प्रधानाचार्य को अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने के लिए 2 दिन के अवकाश के लिए एक पत्र लिखिए। 2 लेटर या कह सकते हो फिर 2 पत्र आपके एग्जाम में आते हैं हिंदी के, और 2 में से कोई एक पत्र का उत्तर आपको देना पड़ता है। ठीक है, जो भी आपको आता है उस पत्र को आपको लिख देना है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 9 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित प्रश्नों के 2 प्रश्न के आपको उत्तर देने हैं, वो भी संस्कृत में। ये देखिए 4 प्रश्न हैं, ये संस्कृत के 4 क्वेश्चन हैं और 2 का आपको उत्तर देना है। और ये चारों के चारों आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको आपको तुरंत अच्छे से एकदम नोट कर लेना है। इनका जो आंसर है, ठीक है, वो आप लोगों को बुक में मिल जाएगा। ठीक है, तो इनको सबसे पहले आपको नोट कर लेना है। इसका जो आंसर आपको किसी भी क्वेश्चन बैंक कहीं से भी ढूंढ करके आपको स्वयं से तैयार करना है। ठीक है, चलिए अब हम आपको 10वें नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें से सबसे बड़ा जो प्रश्न है ये 10वां नंबर है। ये प्रश्न आपके एग्जाम का सबसे बड़ा प्रश्न है। ठीक है, और यहाँ पर पूछा जाता है आपके एग्जाम में निबंध आता है, और इन 5 में से कोई एक निबंध आपको एग्जाम में लिख के आना है। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट निबंध है वो आपका इस टाइम का आतंकवाद की समस्या है, फिर बेरोजगारी है, फिर वृक्षारोपण है, फिर विज्ञान अभिशाप या वरदान है, और फिर सामाजिक बुराई और भ्रष्टाचार है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये बेसिकली ये जो 3 ऊपर के दिख रहे हैं, ये 3 तो आपको बिल्कुल अच्छे से एकदम तैयार करने हैं। आतंकवाद की समस्या, बेरोजगारी और वृक्षारोपण।
जो प्रेजेंट टाइम में बहुत ही ज़्यादा चर्चे में चल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इस पूरे हिंदी के पेपर को मैंने आपको बताया। ये हिंदी का एक बहुत ही ज़्यादा वायरल मॉडल पेपर है और इस मॉडल पेपर में मैंने वो प्रश्न सम्मिलित किए थे जो प्रश्न आपके पिछले साल बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो अगर आप इन प्रश्नों को अच्छे से एकदम तैयार करते हैं तो हो सकता हो तो इनमें से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।